हेलो बच्चों, कैसे हो सब। कल हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करा था और मैंने ये बताया था कि हमने पुरानी क्लासेस में कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं और कुछ फॉर्मूलेस भी समझाए थे मैंने। लेकिन कल भी इंटरनेट की दिक्कत चल रही थी तो मैंने भी चेक किया कि शुरुआत की 15 मिनट की क्लास जो थी वो तो अपलोड ही नहीं हुई और उसके बाद की 37 मिनट्स की क्लास अपलोड हुई है। तो आज एक काम करता हूँ मैं कि तुम लोगों को मैं सारी क्लासेस जो 15 मिनट की क्लास है वो एक बार अच्छे से समझा देता हूँ फिर से, और बाकी जो क्लास में मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूंगा और फिर हम उसके आगे पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, कल जो हमने क्लास ली थी वो तुम लोग को समझ में आई? उसके जो हमने जितने फॉर्मूलाज, मैंने तुमको जितना नॉर्मल फोर्स के बारे में बताया था, जितना मैंने तुमको ये सिखाया था कि कैसे हमें एंगल लेना है, हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, तीनों मोशन पढ़े थे हमने जब लाइव क्लासेस में हम पढ़ रहे थे। वो बीच में नेट का इश्यू हो गया था लेकिन फिर हमने रीस्टार्ट करी थी उसके बाद क्लास, और 37 मिनट्स की उसके बाद भी दी थी क्लास हम लोगों ने। तो वो तो तुम्हारी पढ़ी हुई है लाइव में, लेकिन अभी वो 15 मिनट की क्लास जो स्टार्टिंग वाली थी वो हट गई है। तो एक काम करते हैं, पहले उस 15 मिनट में जो पढ़ाया था वो रिविजन कर लेते हैं, आगे का मैं ओवरव्यू दे दूंगा और फिर कल जहां तक पढ़ाया था उससे आगे हम देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ था कि हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में दो तरह के केस बनते हैं फिजिकल स्टेट में। एक होता है रेस्ट में, एक होता है हमारा वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी। रेस्ट में कोई चीज है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? रेस्ट में कोई चीज है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा बच्चा? उसमें उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो मेरा मतलब है कि अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो अब एक बार मुझे बताओ, एक इसमें दो चीज और आएंगी। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी में जो चेंज आ रहा है स्टेट में उसको जो अपोज करती है वो होती है इनर्शिया। क्या लिखा है? इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। जो बॉडी के स्टेट में चेंज आ रहा है उसको अपोज जो करती है वो होती है इनर्शिया। ठीक है, तो जैसे बात देखो, इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी? इनर्शिया डिपेंड करेगी मास पे। आवाज आ रही है? और कुछ समझ में ना आए तो चैट्स में बताया करो कि ये समझ में नहीं आ रहा। साथ में इंटरेक्टिव क्लास किया करो जिससे कि तुम्हारे को भी मजा आए और मेरे को भी मजा आए। देखो 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, बताया करो कि वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उनके नोट्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। क्योंकि बच्चों मैं तो पूरा पढ़ा दूंगा, मेरे को तो सब आता है, मैं तो पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन तुमको भी समझ में आना चाहिए। तो जैसे इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। इट कैन बी कंपेयर्ड बट कैन नॉट बी मेजर्ड। कल भी मैंने एक बात बताई थी, इनर्शिया को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इनर्शिया को हम कंपेयर कर सकते हैं, मेजर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी कि इसकी इतनी वैल्यू होगी। इनर्शिया क्या है? इसको हम किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं बस। इट कैन बी कंपेयर्ड बट कैन इट इज नॉट, ये बोला ना, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिटलेस होती है और डायमेंशनलेस होती है। दो तरह की इनर्शिया हो सकती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट में इनर्शिया मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि अगर वो मोशन में आएगा तो इनर्शिया उसे अपोज करेगी। और इनर्शिया ऑफ मोशन में दो चीज हो सकती है, किसी चीज की स्पीड बढ़ना या कम होना और किसी चीज की डायरेक्शन चेंज होना। अब बात करते हैं इनर्शिया स्पीड का क्या मतलब है। कोई चीज अपनी एक रफ्तार से जा रही है, एक स्पीड से जा रही है, हम उसकी क्या कर रहे हैं? हम उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया क्या कर रही है? उसको अपोज कर रही है। जैसे कोई चीज अगर जा रही है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है तो इनर्शिया की वजह से। और डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? इनर्शिया ने उसकी स्पीड, इनर्शिया अपोज करेगी, उसकी स्पीड जो बढ़ रही है उस चीज को अपोज करेगी, या घट रही है तो उस चीज को अपोज करेगी। ऐसे डायरेक्शन में क्या होगा? अगर मैं ये पेन इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसको एक ऐसा फोर्स लगा, ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। अब कल मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। पहले तो याद रखो, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो तभी क्रिएट होगा, उसको दूसरा नाम होता है कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स नाम इसलिए होता है, अगर वो सरफेस से कांटेक्ट में होगा नहीं तब तक वो क्रिएट ही नहीं होगा।
उसका सरफेस के साथ कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो बात करते हैं सरफेस के साथ कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। तो कल जैसे हाँ नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या है हमारा। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिएक्शन क्यों बोला है इसके? रिएक्शन हमने इसको इसलिए बोला है कि ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। किसी चीज पे जो एक्शन लगेगा तब ये रिएक्शन के रूप में पैदा होगा। जैसे कि अगर एक टेबल पे एक बुक रखी है, बुक अपना वेट लगा रही है नीचे, और वेट क्या होता है हमारा? mg। बुक का मास m है, तो हमारा जो सरफेस लगाएगी उतना ही नॉर्मल लगाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सरफेस क्या करेगी? उतना ही नॉर्मल लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बताया मैंने? जितना फोर्स हमारा लग रहा था बुक के द्वारा उतना ही सरफेस लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। इसके लिए एक बात हमने याद रखी, ऑलवेज अकर इन पेयर। मतलब अगर हमारा पेयर्ड फोर्स है, अगर एक फोर्स लग रहा है एक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन में लगेगा। दूसरा बात, ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ये याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखना? परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। तो अब आगे देखते हैं। इसमें एक और केस बता देता हूं। मान लो एक ये है, यहां पे ये लग रहा है, तो हमारा नॉर्मल ये वेट है, ये देखो ये क्या है? ये नॉर्मल है। ये ब्लॉक है। जो ब्लॉक जो लगाएगा, एक नॉर्मल लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा हमारा वॉल पे, तो वॉल भी हमारी एक फोर्स लगेगी ब्लॉक पे, और जब वो लगा रही है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये वाला केस मैंने तुमको बता दिया। अब मैं तुमको बताता हूं एक बार ये वाला केस कि एक इंक्लाइंड प्लेन में क्या होगा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे समझना बहुत जरूरी है। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे मास रखा है mg। सबसे पहले ये बताओ, मास रखा है m, तो ये नीचे लगाएगा फोर्स अपना mg। ये एंगल थीटा दे रखा है। नॉर्मल मैंने तुमको बताया, नॉर्मल किस साइड लगेगा? ये मास m है, mg नीचे लगा, नॉर्मल किस साइड लगेगा? नॉर्मल हमारा सीधा परपेंडिकुलर लगेगा। मैंने क्या बताया? नॉर्मल हमेशा कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। अब एक बार बताओ, मैंने तुमको एक बार बताया है, जो सरफेस के साथ वाला एंगल जो बनता है, जो सरफेस के साथ वाला कंपोनेंट जो बनता है वो कॉस थीटा बनता है। तो हमारा ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो mg cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो mg sin थीटा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी के लिए तो mg cos थीटा पे ध्यान दो।
मैं क्या कह रहा हूं, अभी के लिए तुम किस पे ध्यान दो, mg cos थीटा पे ध्यान दो। इस n फोर्स को, n नॉर्मल फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है, तो n क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो मैंने तुमको क्या बताया, एक इंक्लाइन प्लेन में मास रखा हुआ है, उस पे क्या हुआ हमारा, उस पे हमारा mg नीचे लग रहा था। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। हमने mg के कंपोनेंट बनाए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। cos थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो बैलेंस करेगा नॉर्मल को, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा। अब बात करते हैं आगे, टेंशन की बात करते हैं। टेंशन जो होता है, एक बार याद रखना, ऑलवेज जिस पॉइंट पे तुम निकालोगे उससे अवे की साइड, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा, अवे फ्रॉम द डेड पॉइंट लगेगा। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताता हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक स्प्रिंग को तुमने स्ट्रेच करा स्ट्रिंग को, ऑलवेज अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो उससे अवे लगेगा। आइडियल मासलेस स्ट्रिंग लेना तुमको, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन जो होता है, अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है, बीच में स्ट्रिंग है हमारे पास, एक ऐसी रस्सी है जिसको हम मानेंगे मासलेस। मासलेस मानने से क्या होगा, मासलेस मानने से ये होगा, हम उसको जो खींचेंगे तो टेंशन जो क्रिएट होगा उसमें, जो खिंचाव क्रिएट होगा, टेंशन जो क्रिएट होगा उसके अंदर, वो पूरी स्ट्रिंग में सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि वो मासलेस स्ट्रिंग है। अब बात करते हैं आगे कि T इज सेम एट ऑल पॉइंट। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, एक स्ट्रेच करा हमने स्ट्रिंग को यहां पे और यहां पे है, उसको स्ट्रेच करा। अब तुमसे इस पॉइंट पे कभी पूछ लेगा तो टेंशन इस साइड लगेगा, इस मैंने क्या बताया, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट लगता है। एक स्ट्रिंग से एक मास लटक रहा है mg का, एक मास लटक रहा है mg का, मास लग रहा है नीचे, हमने डायरेक्ट इस पॉइंट के ऊपर पूछ लिया टेंशन किस साइड होगा, तो मास नीचे लटक रहा है, हमने नीचे लटक रहा है, तो टेंशन किस साइड होगा, ऊपर साइड होगा। वहीं पे अगर हम इस पॉइंट पे पूछ लेते तो मास कितने हो, किस साइड, तो इस साइड होता, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगा। जिस पॉइंट में निकालने को बोलेगा उससे अपोजिट, उससे अवे होगा हमारा मास। जैसे एक पुली है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, ये लटक रही है, इन दोनों पॉइंट पे बोल देगा तो टेंशन की डायरेक्शन अपसाइड हो जाएगी। इसको बड़ा करता हूं एक बार, कितना बड़ा हो पाएगा ये देखो, अगर इस पॉइंट पे निकालने को बोलेगा, दो मास m है और टेंशन निकालने को बोलेगा, तो टेंशन हमारा क्या लग रहा है, मैंने क्या बताया, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट लगेगा, तो अपोजिट से ऊपर की साइड लगेगा। अब बात करें अगर हम इस पॉइंट पे, तो नीचे की साइड लगेगा और सेम आ जाएगा इस पॉइंट पे। आगे देखते हैं, बात करते हैं हम स्प्रिंग फोर्स की। F इजिकल टू के एक्स, माइनस क्यों लगता है, क्योंकि ये भी, अगर तुमने स्प्रिंग देखी है, सबने स्प्रिंग को खींचा भी होगा, जो पेन के अंदर होती थी आगे, जो स्प्रिंग को इस साइड खींचोगे जब, वो इस साइड आने की कोशिश करेगी, अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी, और जब तुम कंप्रेस करोगे तो वो इस साइड जाने की कोशिश करेगी। मतलब जो जिस साइड तुम फोर्स लगा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स जो है उसके अपोजिट साइड लग रहा है। देखो, जैसे तुमने स्प्रिंग ली, उसको इस साइड कंप्रेस करा तो वो इस साइड जाने की कोशिश करती है, तो वो क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगने की कोशिश कर रहा है। ये बात मैंने तुमको जब स्प्रिंग वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, तब मैंने तुमको बताई थी। F इक्वल टू के एक्स, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पॉइंट, ये बताया मीन पोजीशन की तरफ ये मूवमेंट करने की कोशिश करती है। आइडियल स्प्रिंग जो होगी उसमें स्प्रिंग फोर्स जो होगा हर जगह सेम होगा। अब ये देखो क्या होता है, हमने ये ले लिया, दो स्प्रिंग ले लिया,
तो हम अगर देखा जाएगा तो आइडियल स्ट्रिंग के लेंगे तो इस पे जो इतना स्प्रिंग फोर्स लगेगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स इसमें लगेगा जब ये सीरीज में कनेक्ट होंगे। जैसे वोल्टेज में देखते थे ना, इसमें क्या होगा, जितना सीरीज में लगा होगा तो जितना स्प्रिंग फोर्स Fs1 लगेगा उतना स्प्रिंग फोर्स Fs2 लगेगा। लेकिन वहीं पे पैरेलल में लगा होगा तो हमें जो फाइनल स्प्रिंग फोर्स निकालना पड़ेगा उसमें हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। Fs1 क्या हो जाएगा, Fs क्या हो जाएगा, Fs1 प्लस में Fs2, Fs1 प्लस में Fs2 Fs हो जाएगा हमारा। यही बात समझानी तुमको। अब तुमको आगे का पॉइंट बताता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे इसको। ये कल तुम्हें पढ़ाया था मैंने। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते थे। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन देता था, ठीक है। किसी भी चीज इसमें क्या है, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। किसी चीज पे, किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो वो जिस स्टेट पे है वो उसी स्टेट पे रहेगी। अगर हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो जिस साइड ज्यादा फोर्स लगेगा वो उस चीज को फॉलो करेगी। कोई चीज बहुत तेज स्पीड से जा रही है, अगर उस पे नेट फोर्स जीरो है तो वो उसी स्पीड से जाती रहेगी। अगर उस पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ तो वो या तो रुक जाएगी या तो और तेज हो जाएगी। वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स क्या करना चाहता है, यही बताना था। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम दो तरह के हो सकते हैं, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया। इक्विलिब्रियम जो होता है वो रेस्ट वाला हो सकता है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो मोशन वाला हो सकता है। फ्री बॉडी डायग्राम देख लो एक बार। पहली बात, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने तुम्हें अभी जो पीछे नॉर्मल निकालना सिखाया उससे ही तुम्हें 90% आ गया। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, मान लो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। कल भी मैंने तुम्हें इस पे लिख के समझाया था, आज भी इस पे लिख के समझाऊंगा। एक इससे हमारा दो मास लटके हुए हैं, इस पे मानो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इस पे जो टेंशन लगेगी वो इस पॉइंट पे कौन सी लगेगी, इस पे जो टेंशन लगेगी वो इस पॉइंट पे कौन सी लगेगी, ऊपर की साइड लगेगी। तो हम इस पॉइंट पे निकालेंगे T1। अगर इस पॉइंट पे बोला जाएगा तो अवे फ्रॉम द पॉइंट नीचे लगेगी, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालेगा T1। ये नीचे कौन सा फोर्स लगाएगा, mg m1 g। ये नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, m1 m2 g। यहां पॉइंट पे अगर टेंशन पूछी जाएगी तो यहाँ पे टेंशन कितनी लगेगी, T2। और इस पॉइंट पे पूछी जाएगी तो ये इस पॉइंट पे कितनी लगेगी, T2। अब बोलोगे T1 और T2 क्यों है, मास ऐड हो गया बीच में, तो फिर ऊपर वाली स्ट्रिंग जो होगी, स्ट्रिंग का ये पार्ट जो होगा इसकी टेंशन बदल जाएगी और इसका टेंशन, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सिर्फ m1 को उठा रहा है, ये वाला पार्ट तो m1 प्लस m2 दोनों को उठा रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को लूं, अगर मैं, देखो मैं इधर हो गया, अगर मैं m2 है हमारे पास, टेंशन ऊपर लग रहा है T2, एक फोर्स नीचे लग रहा है m2g और एक T1 लग रहा है नीचे। तो T2 क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो T2 क्या हो जाएगा हमारा, T1 प्लस में m2g। और अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, m1 को निकालते हैं अगर, तो एक टेंशन ऊपर लग रहा है T1 और एक mg नीचे लग रहा है m1g। ये देखो क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है ऊपर इस मास के लिए, एक m1g नीचे लग रहा है। तो T1 क्या हो जाएगा, m1g के बराबर हो जाएगा। अब T1 की वैल्यू वहां पुट कर दो T2 वाले में, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू कितनी है, m1g प्लस में m2g।
ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, आया समझ में? हमने क्या करा है इसमें? हमने इसमें करा है कि हमने इस फोर्स को बैलेंस करा है और उस फोर्स को बैलेंस करा है। क्या करा है हमने? आगे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा, अब कंप्लीट करते हैं। ये मैंने तुमको कंप्लीट करा दिया। अब मोमेंटम पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होता है मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी अलोंग वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोशन जो कंटेन होगा बॉडी में अलोंग वेलोसिटी p इज इक्वल टू m इंटू v। p इज इक्वल टू m इंटू v। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? p फाइनल माइनस p इनिशियल, और m क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। m क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा इधर, इसको भी समझा देता हूं। एक बॉल है, उस पे हमने एक बॉल उठाई और फेंकी। इस m मास है, v1 वेलोसिटी से गई। इसको हमने, इसको v वेलोसिटी से मानो, पॉजिटिव माना है डायरेक्शन, और रिबाउंड जो हुई हमारी m मास की बॉल v वेलोसिटी से रिबाउंड हुई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है तो दूसरी डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरे को तुम्हें एक ही चीज समझानी थी, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है? मोमेंटम निकालेंगे अगर, चेंज इन मोमेंटम माइनस mv p फाइनल, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, और माइनस जो फाइनल माइनस इनिशियल था, तो माइनस और इनिशियल क्या है? m इंटू v। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2mv। अगर इसका मॉड निकालने को बोल देगा, हमें आंसर किसमें देना होगा? मॉड निकाल के देना पड़ेगा। तो क्या होगा? 2mv। यही समझाना था, 2mv। अब बात करते हैं आगे। वो क्या था? वो क्या था हमारा? ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। अब यहाँ पे केस बनेगा कि एक ऑब्जेक्ट पे नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था, फिर ईस्ट में मुड़ गया। नॉर्थ वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? जे कैप। क्या होता है? वाई डायरेक्शन जो होती है, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? जे कैप। और जो ईस्ट की तरफ जा रहा था वो कौन सी हो जाएगी? आई कैप। तो पी फाइनल आई कैप है, तो आई इनिशियल जे कैप है, आई माइनस जे। तो ये याद रखो, जब भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के लिए केस याद कर लो, √2m इंटू वी। क्या बोला मैंने? √2mv, √2mv क्या हो जाएगा? √2mv। अब अभी तक हमने जो केस पढ़े वो हमने पढ़े हैं 90 डिग्री वाले और हॉरिजॉन्टली फेंकी। अब हम किसी एंगल पे फेंकेंगे एक बॉल को, एक बॉल पे। जब हम एंगल पे फेंकते हैं तो हमारा क्या होता है? वहां पे कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। कंपोनेंट क्रिएट होते हैं जब हम, तो मान लो हमने एंगल थीटा पे एक बॉल फेंकी, वो थीटा पे ही बाउंस बैक होगी। उस एंगल, जिस एंगल पे फेंकी हमने, उस एंगल पे बाउंस बैक होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अभी तक कम से कम 5 से 10 बार बता दिया होगा कि जो हमारा सरफेस के साथ एंगल जो बनता है वो कॉस थीटा बनता है। सरफेस के साथ एंगल कौन सा बन रहा है? कॉस थीटा बन रहा है। तो इसको, इस क्वेश्चन में दो तरह के तुम्हें फॉर्मूला दे सकते हैं। ये देख लेना, ये लिख लिया होगा। एक बॉल है, इस पे एक बॉल को थ्रो करा और एक बॉल वापस आ गई इस साइड उसी एंगल पे। हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा दे रखा था और थीटा एंगल से ही बाउंस बैक हो गई। इसके कंपोनेंट जब बनाओगे तो इस साइड क्या बनेगा? कॉस थीटा, और इस साइड क्या बनेगा? साइन थीटा। तो बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रखा होगा, इसमें तुम्हें साइन कंपोनेंट ही समझने चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ तुम्हें एंगल दे रखा होगा
तो तुम्हारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो चेंज वैसे ही करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 2mv cos थीटा, उसका जो मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा। ये कब होगा, अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रखा है, और वहीं पे अगर एंगल तुम्हें वर्टिकल के साथ दिया होता, एंगल अगर तुम्हें वर्टिकल के साथ दिया हुआ है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2mv sin थीटा। क्या हो जाएगा, वर्टिकल के साथ दिया हुआ 2mv sin थीटा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, एक सेकेंड रुको मैं पानी पी लेता हूँ। चलो शुरू करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया था, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज फोर्स। एफ एवरेज क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम कांस्टेंट, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ये वाला अगर आप ध्यान देना, एफ और डेल्टा पी वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारा क्या होगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब हमें ये देखना है, जिसको हम हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। अब एफ इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है, कभी भी दो क्वांटिटी अगर डिविजिबल हैं, अगर डिवाइड हो रही हैं, जैसे एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी है, और डीपी और डी का जब पी और टी का हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। हमारा क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है हमारा। मैं बोल रहा हूं ये डिवाइड हो रही है, तो हम पीटी का ग्राफ जब भी बनाएंगे, पीटी का ग्राफ जब भी बनाएंगे तो स्लोप हमें फोर्स देगा, और एफ इंटू डेल्टा टी कर दो तो पी मिलता है, मोमेंटम मिलता है हमें, डेल्टा पी मिलता है हमें। तो एफ टी ग्राफ बनाएंगे, अगर मल्टीप्लाई वाला ग्राफ बनाएंगे, एफ टी ग्राफ बनाएंगे, तो एरिया जो हमें मिलेगा, एरिया जो होगा हमारा वो चेंज इन मोमेंटम होगा, वो डेल्टा पी होगा। मेरे को ये बात तुम्हें इतनी बार समझाई है मैंने, आज फिर से समझा दी मैंने। डिवाइड वाली जो क्वांटिटी होती है, जब अगर हम उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्लोप हमें मिलता है, जो हमारा रिजल्ट होता है। और जब हमारा मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी होती है, जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका एरिया मिलता है, जो एरिया अंडर ग्राफ मिलता है वो हमें देता है जो उसका रिजल्ट होता है। ये समझा दिया मैंने। दो केस बन सकते हैं। जनरल में क्या बनता है, F इज इक्वल टू एम इंटू वी, F इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब बाई टी, F इज इक्वल टू एम इंटू वी अपॉन में टी। हमने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी पढ़ा है। मान लो इसको मैंने लिखा m इंटू वी बाई टी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, m कांस्टेंट रखा, और dv बाई dt। एक केस तो हमारा ये हो गया जो हमारा हमेशा होता है, ठीक है। और हमने क्या करा, इसमें ऐड करा एक केस आएगा जिसमें हमारा मास चेंज हो रहा है, और जो मैंने कल तुम्हें समझाया भी था वो था रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रपल्शन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मास होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होता है मतलब उसमें कैसे होता है, उसमें मास हमारा जो फ्यूल होता है उस वो एक्सप्लोजिव होता है, वो हमारा जल रहा होता है। तो फ्यूल जैसे जैसे बर्न होगा हमारा वैसे वैसे उसका मास भी कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं, इफ मास कांस्टेंट तो डीएम बाई dt जीरो हो जाएगा, और इफ यू कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा हमारा डीएम बाई dt वेरिएबल होगा। अब क्या करते हैं, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। कुछ याद नहीं रखना इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स के बारे में बस याद रखना कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। और चेंज इन मोमेंटम है, अगर इम्पल्स जो है अगर चेंज इन मोमेंटम है, ये देखो इम्पल्स जो है मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम है, और मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ। इसका इंटीग्रेशन कर दो t1 से t2 में, यही करना है। अगर इसको dt मान लो, इसको भी dt मान लो, बात तो एक ही है। क्या करना है, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स में क्या पढ़ा हम लोगों ने, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एफ इंटू टी करके निकाल लोगे, और अगर हमारा सेगमेंट में दिया होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। एक टाइम फ्रेम में दिया होगा कि t1 टाइम से t2 टाइम में निकालो, तो हम इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत आसान है, तुम लोग जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एक बार याद रखना, एक समय पे दोनों फोर्स लगेंगे। जैसे ही तुम किसी बॉडी पे एक्शन करोगे रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, जितना फोर्स लगाओगे उतना फोर्स तुरंत मिलेगा। तो इससे एक बात मालूम पड़ी कि एक बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, दो डिफरेंट बॉडी इन्वॉल्व है। इक्वल मैग्नीट्यूड का लगेगा, जितना तुम लगाओगे वॉल पे, वॉल तुम पे भी उतने ही फोर्स लगा रही है। इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तुम उस डायरेक्शन में लगा रहे हो, वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, इतना ही है। और हैविंग सेम नेचर, ये लाइन याद रखना, जो नेचर होता है वो सेम होगा, जो हमारा मीडियम होगा वो सेम होगा। अब दूसरी बात और देखो, जितने भी तीनों लॉज ऑफ मोशन हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है, कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ऑल थ्री लॉ ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कल मैंने तुम्हें एक केस बताया था, बुलेट केस, बुलेट और गन केस, गन बुलेट सिस्टम। क्या होता है, गन बुलेट सिस्टम। आज फिर से बता देता हूं, इसमें हम क्या करते हैं, गन बुलेट सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। गन बुलेट सिस्टम में क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन, इससे तुम क्या निकाल सकोगे, पहले गन बुलेट सिस्टम में क्या निकाल सकोगे, गन बुलेट सिस्टम में तुम निकाल सकोगे, क्या निकाल सकोगे गन बुलेट सिस्टम में, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकोगे। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछ लेगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछ लेगा, तो कैसे निकालोगे। पहले मानो मास ऑफ गन को हमने कैपिटल mg माना, वेलोसिटी ऑफ गन को vg माना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हमने vb माना, मास ऑफ बुलेट को स्मॉल mb माना, ठीक है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी होगी किसी चीज में तो इनिशियल मोमेंटम क्रिएट होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं होगी तो इनिशियल मोमेंटम कैसे क्रिएट होगा। तो अगर कोई बुलेट एक गन के अंदर है और इनिशियल सिस्टम, अभी तुमने उसको हाथ में भी नहीं पकड़ा है,
उसको फायर नहीं करा है, उससे पहले वाले स्टेज तक कोई भी मोमेंटम नहीं आया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mg इनिशियल और vg इनिशियल प्लस में मास ऑफ बुलेट इनिशियल और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। इसको क्या करो, ऐसे करो, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा कि वेलोसिटी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको किसके बराबर करेंगे, जो हमारा जब हमने फायर करा और जो हमारी रिकॉइल वेलोसिटी हुई, हमारा जो बुलेट पीछे की तरफ रिकॉइल हुआ वो कितनी होगी, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जिस वेलोसिटी से बुलेट निकली वो कितनी होगी, हमें वो निकालने को बोलेगा। अब हमें क्या निकालना होगा, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन फाइनल प्लस में मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइनल, ये 0 के बराबर है। इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस mg और वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इसमें से कुछ भी निकाल लो, मान लो वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, तो mb vb और कैपिटल mg, और नेगेटिव साइन तुम्हें क्या शो कर रहा है कि जो गन की जो मूवमेंट हुई वेलोसिटी की वो अपोजिट डायरेक्शन में हुई, जिस डायरेक्शन में बुलेट गई उससे अपोजिट डायरेक्शन में गई। तो नेगेटिव साइन सिर्फ हमें यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है और कुछ उसकी बात नहीं है कि नेगेटिव क्या है, नेगेटिव पूछेगा क्या है तो डायरेक्शन शो कर रहा है वो हमें, ठीक है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है हमें, डायरेक्शन शो कर रहा है हमें। ये देखो ये केस आ गया, ये तुमको पूरा समझा दिया है लिख के, तुम्हें पूरा समझाया है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है। वेलोसिटी आ गई तुम्हारा, अगर तुम्हें फोर्स पूछ लेगा एक बुलेट पे कितना लगेगा तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्योंकि मोमेंटम अपॉन में टाइम ही तो फोर्स होता है, और नंबर ऑफ बुलेट पे पूछ लेगा तो n लगा दोगे। अब फोर्स अगर गन पे पूछ लेगा तो n इंटू mv भी कर दोगे, तो ऐसे करके निकाल दोगे। अब मेरे को तुम्हें एक चीज बतानी थी, इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ने बोला कि उसका मोमेंटम सेम है, जो बाद में भी मोमेंटम रहा गन का और बुलेट का वो सेम रहा, हमारा मोमेंटम क्या है बुलेट और गन का वो सेम है, ये चीज ध्यान रखो, उसका मोमेंटम सेम है। ये पूरा कल समझाया है तो तुमको, इसलिए पूरा कल ये लिखा हुआ यहाँ पर अभी तक। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, फॉर्मूला याद है ना, पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है, पी स्क्वायर बाय 2m। अगर उसका मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी जो गन की होगी, मान लो गन की है, अपॉन में काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की होगी, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया, मोमेंटम सेम है दोनों का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m के बराबर हो गई। तो m बुलेट की अपॉन में m गन की। तो यही मैं बताना चाहता था, अगर मोमेंटम सेम होगा तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और मास किसका ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा होगा बुलेट और गन में से, बुलेट का कम होगा, गन का ज्यादा होगा मास। तो अगर गन का मास ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। मास किसका कम है, बुलेट का मास कम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। अब बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की, ये भी कल तुम्हें पढ़ाया था, आज मैं तुम्हें रॉकेट प्रोपल्शन पूरा पढ़ा देता हूं, और कल फिर आगे, कल से हम आगे पुलिंग से करेंगे, कल से हम आगे। आज तो मैं पूरा रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ा दूंगा, फिर हमारा पूरा वाली क्लास हो जाएगी, जितनी भी हमारी क्लास कल छूटी थी, कल जितनी क्लास हुई थी वो क्लास पूरी हो जाएगी, और फिर हम नेक्स्ट क्लास से आगे शुरू करेंगे कि पुलिंग टेंशन क्या होता है। अब चलो रॉकेट प्रोपल्शन समझो। इनिशियल मास है m,
उसका फ्यूल जो बर्न हो रहा है एट द रेट किस मास के रेट में बर्न हो रहा है, डीएम बाई dt से उसका फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल बर्न हो रहा है तो मास कम हो रहा है, इतने मास से उसका इतने से उसका मास कम हो रहा है। अब ध्यान से ध्यान देना, तो मैं एक चीज बता देता हूं। एक हमारा रॉकेट है, ठीक है। अब उसका क्या हो रहा है, उसका फ्यूल बर्न हो रहा है डीएम बाई dt से, u वेलोसिटी से वो क्या करेगा, हमारा मूव करेगा। अब मेरे को बस तुम्हें ये बताना है कि अगर हमारा इनिशियल मास उसका m नॉट है और उसका फ्यूल जो बर्न हो रहा है वो डीएम बाई dt से हो रहा है, और जो एग्जॉस्शन की, जो फ्यूल की एग्जॉस्ट होने की जो वेलोसिटी है वो u है, तो u हमारा किस साइड जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है, तो फोर्स उसका किस साइड लगेगा, क्योंकि ये ही क्या करता है, हमारा जो एग्जॉस्शन होता है वो अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट क्रिएट करता है। अपथ्रस्ट क्रिएट करता है तो क्या होता है, वो एक फोर्स क्रिएट होता है। जो फोर्स जो होगा वो हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम पढ़ा था। हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा चेंज किस में आ रहा है, मास में चेंज आ रहा है। तो हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू यू इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी क्यों आया, कि हमारा मास में चेंज हो रहा है, तो अपवर्ड थ्रस्ट कितना आ गया, मास में चेंज हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका अगला पॉइंट तुमको ये समझाना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। एक मेरा ये है, रॉकेट है मेरा, यहाँ से फ्यूल एग्जॉस्ट हो रहा था, बर्न हो रहा था u वेलोसिटी से, इसकी वजह से अपवर्ड थ्रस्ट लगा, वो कितना लगा, u इंटू डी एम बाई डी टी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो अपना एक मास होगा उसकी वजह से m नॉट g लग रहा होगा, तो यही समझाना था जो अपवर्ड फोर्स। अब तुम पूछोगे कि अपवर्ड फोर्स में से m नॉट g माइनस क्यों करा, m नॉट g में से अपवर्ड फोर्स क्यों नहीं माइनस करा। देखो बच्चों, हमारा ऊपर जा रहा है रॉकेट, मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा है m नॉट g से, तभी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अपवर्ड थ्रस्ट को u dm बाई dt माइनस m नॉट g करोगे, अपवर्ड थ्रस्ट को u dm बाई dt माइनस m नॉट g करोगे। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मैंने क्या बताया F नेट जो होगा हमारा, F अपथ्रस्ट जो फोर्स लग रहा है माइनस जो F नॉट लगेगा, u dm बाई dt माइनस m नॉट g। मान लो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछ लिया तुमसे। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम एक बार तो फॉर्मूला याद है कि, एक बार बताओ मुझे, तुम्हें नेट फोर्स पता लग गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन में एम नॉट। अब ये जो फॉर्मूला आया है ना, u dm बाई dt माइनस एम नॉट जी, इसको m नॉट से डिवाइड कर देना, तो u dm बाई dt अपन में m नॉट, और इसके नीचे जो लगाओगे m नॉट, m नॉट से m नॉट कट जाएगा तो g बचेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एट आफ्टर टाइम t के बाद अगर तुमसे एक्सप्रेशन पूछ लेगा, तुमसे वैसे ये पूछेगा ही नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा मैक्सिमम यहीं तक आएगा, और जो हाँ बस तुमसे ये पूछ लेता है कि रिमेनिंग टाइम में मतलब ये पूछ लिया कि 5-10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 1 आवर बाद हमारा क्या मास होगा, हमारा कितना फ्यूल रिमेनिंग होगा, कितना फ्यूल रिमेनिंग होगा। तो हमारा इनिशियल मास हमें क्या दिया हुआ था, m नॉट दिया हुआ था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना दिया हुआ है, मान लो x दे रखा है, और हमसे t टाइम बाद पूछा, तो dm बाई dt को अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं dm बाई dt को अगर t से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा कितना खर्च हुआ, मान लो 1 सेकंड में हमारा dm बाई dt खर्च हो रहा था, मुझसे 10 सेकंड बाद पूछ लिया, इसको 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास, उसको m नॉट में से माइनस कर लूंगा, तो m नॉट माइनस dm बाई dt इंटू 10, तो हमारा क्या मास आ जाएगा कि हमारा 10 मिनट बाद 10 सेकंड बाद कितना चेंज आया। ठीक है, इसमें रॉकेट प्रोपल्शन में तुम्हें एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है वो रखना है ये, वो मैंने तुमको समझा दिया।
रॉकेट propulsion में जो दूसरा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है वो रखना है ये, ठीक है। ये दो फॉर्मूले से तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आज हमने यहां तक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसके आगे मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था। तो और कल मैं तुम्हें कराऊंगा टेंशन वाली सारी प्रॉब्लम्स। देखो इसमें इतनी सारी हैं, टेंशन से रिलेटेड जितनी भी होंगी, नॉर्मल से रिलेटेड जितनी होंगी, एंगल्स वाले जो तुम्हारे काम के होंगे वही तुम्हें कराऊंगा। फिर पोली वाला करेंगे, ये देखो कांस्टेंट इक्वेशन भी है, सब करने वाले हैं जितना तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब करते हैं खत्म आज की क्लास, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आगे का भी पढ़ना, जितना पढ़ा है उसको भी रिवीजन करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप अच्छी तरह पढ़ो, बाय।